व्यूअर्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 बिहार बोर्ड की जो ज्योग्राफी है उसके फर्स्ट चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग के सारे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि क्योंकि बहुत सारे चैप्टर में क्वेश्चन होते हैं, लगभग हम आज यहाँ पे 106 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्लास है ये थोड़ा सा फास्ट अब करेंगे क्योंकि धीरे धीरे भी इतने सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। और आप देख सकते हो कि हमारे पास 10th में ऑलरेडी इतने सारे बुक्स हैं और फिर उस बुक्स में इतने सारे चैप्टर और चैप्टर्स के इतने सारे ऑब्जेक्टिव, और क्योंकि 50 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव पे ही डिपेंड करता है तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एकदम अच्छे से देखोगे। अगर आप ये वीडियो लाइव में देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ से आंसर करके अपने आप को चेक कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये आप वीडियो बाद में देख रहे हो, यानी अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो को देख रहे हो, तो आप क्या करोगे कि फिर भी आप वीडियो रोक के और अपने आप को आप क्या करोगे कि आंसर दे देकर आप देखोगे कि आपको कितना आ रहा है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ तो आप मेरे से पहले ही आंसर मन में सोच लो, और अगर आपका आंसर सही होता है तो आप उतने मार्क्स को लिखते जाओ कॉपी पे। तो ऐसे आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ आपकी तैयारी कितनी हो गई, क्योंकि आप देखो कि अब लास्ट मंथ चल रहा है, 2-3 मंथ में आपका एग्जाम है। 2-3 मंथ भी आप देखो कि आपके पास ठीक से नहीं है क्योंकि बीच में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, ऊपर से मौसम इतना ठंडा रहता है, तो आप लोग का जो मन है वो फ्लैक्चुएट होते रहेगा, तबीयत खराब होते रहेगा। तो इन सब के बावजूद भी आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, तो इसीलिए आप आराम से एकदम अपने टेस्ट को स्टार्ट कर दो और खुद से ही अपना टेस्ट लो। ये नहीं समझो कि मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ, ठीक है। और बहुत जल्दी में, क्योंकि देखो ये सारे क्वेश्चंस मैं टाइप भी कर सकती हूँ, बट अगर मैं इसको टाइप करूँ तो फिर अलग से टाइपिंग में टाइम लगेगा, फिर उसका कंटेंट बनाओ, फिर वीडियो बनाओ, फिर आपको पढ़ाओ। तो ऐसे क्या होगा ना कि मुझे थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगेगा। और ऐसे अगर मैं डायरेक्ट बुक का पिक्चर क्लिक करके ही मैं अगर बता दूं तो इससे एक चीज़ ये होगी कि मैं एक दिन में आपका 3-4 जो चैप्टर्स है उसको कंप्लीट करवाते जाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम का टारगेट है उतने से पहले कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने बहुत कुछ बोल लिया और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सारी बातों को समझोगे और उस पर काम भी करोगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो आप देख लो कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, आप मन भी ऐसे सोच लो। सोच लिया तो बिल्कुल सही। कोयला क्या है, वो अनवीकरणीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम एक बार उपयोग कर लेते हैं तो उसको वापस से हम यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ये क्वेश्चन आप देखो 11 से 17 में, फिर 19 में, फिर इतने, मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना एग्जामों में। देखो 19 में, यानी मैंने भी इस बार एग्जाम दिया था 2019 में, तो उस बार भी ये पूछा गया था कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो वो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, यानी हम इसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ये पुनः पूर्ति नहीं दिखा रहता और नवीकरणीय रहता तो हम नवीकरणीय भी लगा सकते थे। उसके बाद है तट रेखा के कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो आप देखो इसका आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर। एग्जाम में 200 एनएम भी हो सकता है, तो उसका भी मतलब यही होता है, ठीक है। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। उसके बाद क्वेश्चन है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो आप देखोगे कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन के विदोहन से, यानी अगर उसका अति दोहन कर रहे हैं, यानी बहुत सारा यूज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं डाकू की अर्थव्यवस्था। फिर समुद्री क्षेत्र के राजनीतिक सीमा की कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। तो आप देखोगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 3.2 किलोमीटर। उसके बाद है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय संसाधन, यानी इसको भी हम यूज करने के बाद वापस से यूज नहीं कर सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। तो आप देख लोगे कि पर्वतीय है, मरुस्थलीय है, पीली है और जलोढ़ है। तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो कौन सी होती है, तो वो जलोढ़ मिट्टी होती है। यहाँ से 2 क्वेश्चन और निकलते हैं कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? तो एक होती है खादर जलोढ़ और एक होती है बांगर जलोढ़। मैं एक बार लिख देती हूँ, खादर, और मुझे थोड़ी सी सर्दी है सो आवाज़ थोड़ा सा ये हो रहा होगा। चलो फिर है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो इसको हम लोग रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। यानी काली जो मिट्टी होती है उसको हम रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा किसके लिए जो उपजाऊ मानी जाती है, तो वो होती है कपास। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। उसके बाद क्या है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है। तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो
मरुस्थल है वो कहाँ पे है, तो आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं है, कर्नाटका में भी नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं, तो बचा क्या, बचा राजस्थान। तो आप देखोगे कि राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा कि मरुस्थलीय मृदा का सबसे ज़्यादा विस्तार यहीं पे आप देखोगे थार का जो रेगिस्तान है वो राजस्थान में ही है, और ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। रेगिस्तान क्या होता है, वैसी मिट्टी जिसमें नमी की मात्रा बिल्कुल खत्म हो जाती है, वो बिल्कुल सूख जाती है, जिस कारण वो बालू में बदल जाती है, रेत में बदल जाती है, और इसीलिए जहाँ पे ऐसी मिट्टी पाई जाती है उसको मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। और ये खेती के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती, इसमें सिर्फ कैक्टस वगैरह होते हैं, खेती नहीं होती प्रॉपर। दूसरी बात क्या है, ऐसे कुछ जो ऐसे फ्रूट्स आप देख लो जैसे वाटरमेलन हो गया, या फिर और कुछ इसी तरीके के होते हैं जो ऐसे क्या आप कह लो वेजीज कह लो या फ्रूट्स कह लो जो मरुस्थलीय मृदा में हो जाते हैं, बट ये एक्सेप्शनल है, इसलिए खेती के लिए इसका कोई वास्ता नहीं है। दूसरी बात आप याद रखो कि राजस्थान के बाद अगर कहीं पे होता है तो वो होता है गुजरात, वहाँ पे भी क्या होता है, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। उसके बाद है कि सौपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो सौपानी कृषि है ना वो कहाँ प्रचलित है, तो उत्तराखंड में प्रचलित है, यानी जो भी पहाड़ी वाला एरिया होता है वहाँ पे खेती के लिए सौपानी कृषि करी जाती है, यानी इसको सीढ़ी नुमा कृषि भी बोलते हैं। यानी ये पहाड़ है मान लो, तो ऐसे राउंड 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 कर करके, और ये यहाँ पे पेड़ लगा दिया, अब पानी नहीं बहेगा, अगर बह भी गया तो फिर यहाँ पे पेड़ लगा दिया, इस पे गिरेगा, फिर बहेगा, इस पे गिरेगा, तो इससे क्या होता है कि खेती करने में आसानी होती है। उसके बाद क्या है 11 नंबर क्वेश्चन कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पे गौर करो कि निम्नीकरण मतलब क्या होता है, यानी होता है हरासमेंट, यानी कमी, यानी उसके चीज़ों में मतलब आप क्या कहो कि गिरावट आ रहा है, या फिर उसकी मात्रा थोड़ी घटिया टाइप की हो रही है। तो पंजाब की मिट्टी अगर ख़राब हो रही है तो इसके पीछे क्या रीज़न है आपको पता है, तो इसके रीज़न है अधिक सिंचाई। यहाँ पे आप देखो पंजाब, इसका नाम ही है पंजाब, यानी ये 5 नदियों से घिरा हुआ है, सतलज, रावी, उसके बाद क्या कहते हैं सतलज, रावी, चिनाब, ऐसे करके 7 नदी है जहाँ से पंजाब घिरा हुआ है जिस चीज़ से, इस कारण यहाँ पे अधिक सिंचाई होती है और भूमि की जो मिट्टी है वो खराब हो गई है। उसके बाद यहाँ पे है एक मिनट, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अभी मैंने बताया था काली मिट्टी है ना। उसके बाद है कि भारत के लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है, तो आप देखोगे कि 20 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है उसका क्षरण हो चुका है अब तक। उसके बाद है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, तो ऑप्शन में है बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फास्फोरस, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एंड्रीन हो जाएगा। ये जो रसायन है ये मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देती है। उसके बाद है कि किसने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था, तो आप इसका देख लो सही आंसर कौन हो जाएगा, पंडित नेहरू हो जाएगा। जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने ही कहा था कि ये जो बांध है वो क्या है कि भारत का मंदिर है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। मतलब अगर मान लो टोटल अगर पूरे धरती की अगर बात करें वहाँ पे अगर 100% पानी है तो कितना पानी महासागरों में, तो आप देखो बहुत बड़ी मात्रा, यानी 95.5 जो % पानी है वो कहाँ है, वो महासागरों में निहित है। उसके बाद है कि वृहद जल के कारण, क्योंकि इतनी मात्रा है जल की, तो इतने ज़्यादा जल के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो आप देखो उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह की लाल ग्रह, तो आप देखोगे पानी का कलर क्या होता है, ब्लू टाइप का होता है। वैसे आप कहोगे पानी का तो कोई कलर ही नहीं होता है, तो आप देखो कि ऐसे पानी का कोई कलर नहीं होता है, बट अगर हम दूर से फिर भी बहुत सारे पानी को एक साथ देखते हैं, समुद्र को एक साथ देखते हैं, तो वो नीला कलर का दिखता है, यानी ब्लू कलर का दिखता है। तो जिस कारण क्या होता है पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है, प्लैनेट कहते हैं, नॉट प्लैनेट्स। फिर है कि बिहार में अति जल दोहन में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो मतलब क्या है कि इसका सही आंसर आप देख लो, जैसे ऑप्शन में फ्लोराइड, क्लोराइड,
लोहा, आर्सेनिक। तो आपको लगेगा कि अरे ये दोनों का नाम मिलता है, यही दोनों में इसको एक आंसर होगा, बट ऐसा नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा। तो इसको याद कर लो। ये सब ऐसे क्वेश्चन है, आप देखोगे 18 में भी पूछा गया, 22 में भी पूछा गया। ये सब ऐसे क्वेश्चन जो बार बार ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल निहित होता है। आप देखोगे कि हमारे अगर आप देखो अर्थ की बात करें, बॉडी की बात करें, ब्रेन की बात करें, मतलब पानी जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा है हम लोगों के जीवन का। तो प्राणियों के शरीर में लगभग 65% जो भाग है वो पानी ही है, ठीक है। इसलिए पानी पीते रहना चाहिए। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। आप बताओ कि विश्व में अगर इतनी बड़ी जनसंख्या तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो वो है 16%। अगर विश्व में टोटल 100 आदमी है पूरे देश में मिला के, तो 16 आदमी सिर्फ भारत में ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि निम्न में से कौन बिहार में प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। तो आप देखोगे कि जो भाग एक मिनट, सोन नदी घाटी है ना। देखो ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा ना कि मैं बुक लेकर बैठी आंसर देखते के बता रही हूँ, तो ऐसा नहीं, मैं भी डायरेक्ट अभी बना के मैं बता रही हूँ, उस कारण लेट हो रहा है। ऐसे क्या होगा ना कि अगर मैं आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे अलग से पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल पाता है, और ऐसे अगर मैं पढ़ाते क्या हो जाता है ना, अगर मैं आपको अभी ऑब्जेक्टिव करा रही हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं आपको करा रही हूँ, मैं खुद का ऑब्जेक्टिव कर रही हूँ, मुझे भी याद हो रहा है। तो ऐसे ही आप भी खुद का टेस्ट लो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोन नदी घाटी हो जाएगी। वैसे ये डरने की बात है कि मैं खुद से बना रही तो गलत भी बताएगी, ऐसा नहीं है, मैं सही बताऊंगी, ठीक है। मुझे याद है अच्छे से, मैंने 10th में बहुत अच्छे से याद किया था, तो मुझे याद है लगभग। उसके बाद कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो आप देखो 19.27 यानी 19.27 जो प्रतिशत है वहाँ पे 2001 में। ये याद रखना कि 2001 में इतना क्षेत्र में वन का विस्तार था। वही अगर हम बात करें 2005 में कि भारत में कितना विस्तार था, तो आप देखोगे कि उसमें कितना था, 20.60, ठीक है। यानी यहाँ पे इतना था और 2005 में इतना था भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार। उसके बाद है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो ये दोनों तो भारत की बात थी, अगर बिहार की बात करें तो बिहार में कितना है, तो 19.5% जो एरिया है वहाँ पे वन का फैलाव है। उसके बाद है कि पूर्वोत्तर जिले में 188 आदिवासी जिलों में देश का कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो आप देखोगे इसका सही आंसर क्या होता है, 60.11, ठीक है। उसके बाद जो 26वां क्वेश्चन है वो है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो आप देखोगे मध्य प्रदेश, जो कि नाम ही है मध्य प्रदेश, यानी भारत के बिल्कुल बीचों बीच में ये प्रदेश बसा हुआ है और इसमें सबसे ज़्यादा वन है। उसके बाद है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 भागों में। ये मैंने कैसे याद किया था, जब मैं 10th में थी, हम ना 3 बहन थे, और तो मैंने इस ऐसे ही अपने मन में, देखो याद करने का कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक किताब, तो 3 बहनें थे, बट हम लोगों ने बांट इस ऐसे याद रखा था कि भागों में, जिस तरीके से वन 3 भागों में बटा हुआ है, वैसे ही हम लोग क्या है कि 3 भागों में बटे, मतलब 3 बच्चे हैं तो 3 भागों में बटे। मम्मी का जो, क्योंकि हमारा खेत वेत है, जमीन वमीन है, तो वो 3 भागों में बटा, मतलब हम तीनों 3 थे, तो हमने ऐसे ही आपस में तीनों बहनों ने बचपन में ऐसे खेल में नहीं होता किचन सेट पे बांटा था कि ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया, ये मेरा एरिया है। तो उसी तरीके से मैंने याद किया था कि वन 3 भागों में बटा हुआ है। तो ये याद करने का अपने, मैं इसलिए ये बात, देखो मैं नहीं बताती तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं था, बट ये मैंने इसलिए बताई कि अब आपके दिमाग में भी रहेगा। वन जैसे ही आएगा एग्जाम आएगा तो आपको याद है कि अच्छा जिसने ऐसे स्टोरी सुनाई थी, यानी 3 भागों में बटा हुआ है ऐसे करके। तो ये इसलिए कोई भी क्वेश्चन को अगर किसी आप कोई ऐसे चीज़ से रिलेट कर दो जो आपके लाइफ में घटी थी, वो घटना, तो वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, तो 2011 के अनुसार कितनी थी, तो 121 करोड़ थी, अब तो बढ़ गई है। उसके बाद है कि AFO की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पे वन का विस्तार था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 अरब हेक्टेयर। इस क्षेत्र में क्या था कि वन का विस्तार था 1948 में, बट अब ऐसा नहीं है, घट गया है। उसके बाद है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये हो जाएगा मयूर। ये एक बच्चा है, क्लास में मैं सुन रही थी ऐसे ही ऑफलाइन क्लास में, तो बोलता है मिस, वो क्योंकि मैं 10th का सुन रही थी और वो छोटा बच्चा ऐसी क्लास में बैठा हुआ था,
तो मैंने पूछा कि बताओ राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो वो बाकी बच्चे बताए मयूर। तो मिस हम तो बचपन से मोर याद किए थे, लेकिन राष्ट्रीय पक्षी मयूर होता है। तो उसको पता ही नहीं था कि मोर का ही दूसरा नाम मयूर होता है। तो ये मिस्टेक आप लोग नहीं कर लेना। उसके बाद है कि चरक का संबंध किस देश से है, तो जो चरक है उसका संबंध हमारे ही देश यानी भारत से है, क्योंकि दूसरे देश का रहता तो हमसे थोड़ी पूछा जाता, क्योंकि भारत से संबंधित है इसलिए डायरेक्ट पूछा गया है। उसके बाद है कि टैक्सोल का उपयोग होता है, तो आप देख लो टैक्सोल क्या होता है कि एक पेड़ है जिसका इलाज कैंसर में होता है, ठीक है, यानी जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में होता है। मैंने गलत बोला, कैंसर के इलाज में इसका उपयोग होता है। तो टैक्सोल याद रखना कैंसर से रिलेटेड है। उसके बाद है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, सबको पता है कि 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवी तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से, ठीक है। देखो मैं ऑप्शन बहुत कम क्वेश्चन में बोल दे रही हूँ ऐसे ही, बट ऑप्शन नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब देखो अगर मैंने ऑप्शन यहाँ पे स्टार्ट कर दिया देना तो आपको चारों ही बातें याद रहेगी, बट अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बोलूँ, डायरेक्ट आंसर बोलूँ तो आपको याद है कि अच्छा इसका आंसर ये था, इसलिए याद रखना। उसके बाद है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो ये अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, जो कि 2 अफ्रीकी कन्वेंशन हुए हैं, याद रखना। तो 1968 वाला अफ्रीकी कन्वेंशन था। उसके बाद है कि इनमें कौन सा एक जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। आप देखो ये बहुत ही हमें लगता था कि अरे ऐसा नहीं है, ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, हर जगह पाई जाती होगी, बट नहीं, ये जो डॉल्फिन और स्पेशली जो गांगर डॉल्फिन है, यानी जो गंगा नदी की डॉल्फिन है, वो सिर्फ भारत में ही पाई जाती है और कहीं नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है। आप देखो इसका बहुत अच्छा मतलब जो लोहा है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे हमारे चाहे शूज़ में हो या फिर हमारा जो क्या है, आप देखो जींस के चेन में हो या फिर जैकेट हो, शर्ट्स के बटन्स हो, क्लिप हो, हेयर क्लिप हो, घर में आप देख लो आपका छड़ होता है, ये वो मतलब लोहा एक ऐसा चीज़ है जो मतलब उसके बिना कोई चीज़ है ही नहीं। आप फ़ोन यूज़ करते हो दिन रात, ईयरफोन लगाते हो, हेडफोन लगाते हो, चेयर टेबल कुर्सी बेंच काटी घर वर, मतलब लोहा एक ऐसा चीज़ है जो हर चीज़ में ही मतलब कर में जैसे सॉरी जैसे कर में सिम है ना, वैसे हर सामान में क्या है, लोहा है। मतलब इसके बिना बहुत कम ही चीज़ें जो लोहा के बिना बन जाती है। उसके बाद है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, तो आप देखो लौह अयस्क का एक प्रकार कौन है, हेमाटाइट ही है। ये लौह अयस्क का एक उदाहरण है हेमाटाइट, ठीक है, याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आप देखो कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है, तो वो है झारखंड। यहाँ पे हमारे बड़े पापा का घर है और हम लोग जब भी जाते हैं ना वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी खदानें वगैरह है लोहे का, लोहे की मतलब बहुत बड़े बड़े कंपनी है, कोयले का खदान है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ये क्या है कि इसका लौह अयस्क का उत्पादक राज्य है। उसके बाद है कि भारत के लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो आप देखोगे कि भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे सोना चांदी अभ्रक है ना, कोयला पेट्रोलियम, ये सब क्या है, खनिज है। तो ये भारत में लगभग 100 टाइप के पाए जाते हैं। उसके बाद है कि इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो आप देख लो कि लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नीज हो जाएगा, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर ऑप्शन में इस तरीके से लिखने लगे फिर भी आप याद रखना ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज ही होगा। उसके बाद इनमें कौन अधात्विक खनिज है, यानी जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभ्रक हो जाएगा। आप बोलोगे मिस अभ्रक क्या होता है, तो आपने गुलाल देखा होगा, अबीर जिसको आप कहते हैं नॉर्मली होली वगैरह में, तो आते होंगे कि उसमें क्या होता है ना कि कुछ ऐसा सिल्वर का डाला रहता है, जैसे ग्लिटर होता है ना उस तरीके का, वो चमकता है धूप पड़ने पे, वही क्या होता है, अभ्रक होता है। और आप देखोगे क्योंकि जो आप देखो अभी तो पतंजलि का गुलाल आने लगा, अलग अलग कंपनी के आने लगे, तो ऐसे में जो लोकल गुलाल होता है ना उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए उसमें अभ्रक थोड़ा सा मिला दिया जाता है। या फिर आप देखोगे गुलाल छोड़ो तो बालू जो होता है, बालू तो सबके घर में आपने देखा होगा, घर वर बनते
उड़ते रहता है या फिर आसपास भी, तो उसमें भी देखोगे ना तो कुछ सिल्वर सिल्वर सा चमकेगा, तो वही होता है अभ्रक। ठीक है, याद रखना। और ये भी एक बहुत बढ़िया खनिज है, मतलब इसका भी उपयोग बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। उसके बाद है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। तो जो छत्तीसगढ़ है ना वो कितना प्रतिशत लौह उत्पादन करता है, तो वो 20% लौह अयस्क का उत्पादन करता है। नहीं, इसका आंसर 40 होगा। उसके बाद है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आप देखोगे कि भारत का विश्व में दूसरा स्थान है मैग्नीज उत्पादन में। उसके बाद है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का प्रयोग होता है। तो 10 किग्रा यानी 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। उसके बाद है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उड़ीसा में आप देखोगे कि सबसे बड़ा किस चीज़ का उत्पादन होता है, तो यहाँ पे लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए लोहे की आवश्यकता पड़ती है। नहीं, अरे कहाँ गया पेन, यहाँ पे आप देख लो। इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है 47 नंबर का, ये आप लोग कमेंट कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते 48 नंबर कि देश के तांबे को कुल भंडार कितना है। अगर हम भारत में बात करें तो यहाँ पे कितने प्रतिशत जो कितना भंडार है उसका, तो आप देखो 125 करोड़ टन क्या है कि देश में तांबे का कुल भंडार है। उसके बाद है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। तो 80 होगा इसका आंसर। मतलब सोचो, मतलब 100 में 80% यहीं से जा रहा है, बिहार झारखंड से। उसके बाद है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। तो इसका क्या हो जाएगा, चूना पत्थर हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यही होता है। फिर है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो खनिज तेल का विशाल भंडार असम में है। उसके बाद है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा रेलवे स्टेशन स्थापित किया गया था। तो तारापुर में स्थापित किया गया था, याद रखना। ठीक है, अब देखो मैं कब से मैं आप लोग को लगता हो कि नया नया मॉडल पेपर आता है 2023 का चाहिए, 2022 का चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। आप देखो ये सारे ही क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं और मैं सच में बता रही हूँ, मैंने आज तक नहीं पढ़ा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, सुबह से 7 तक बैच रहता है, तो मैं इसको कभी पढ़ने नहीं गई हूँ। बट फिर भी आप देखो मैंने 10th में याद किया था और अभी तक मुझे एग्जैक्ट याद है। तो अब देखो बहुत कम टाइम ले रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। तो अब देखो इससे क्या समझ आ रहा है कि क्वेश्चंस चेंज नहीं हो रहे हैं हर बार। भले ही बच्चों को लगता है कि नहीं नया मॉडल पेपर है तो उसमें नया चीज़ रहेगा, तो मॉडल पेपर भले ही नया होता है बट उसके जो क्वेश्चंस है वो सेम ही आ रहे हैं अभी तक। उसके बाद कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। तो कोयला क्या है, वो अनवीकरणीय है। उसके बाद प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो विद्युत क्या है, प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का। उसके बाद है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। सॉरी, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसमें तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण ये क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा, याद रखना। 54 का डी होगा। और उसके बाद है ना ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है, तो इसमें हो जाएगा विद्युत। उसके बाद है गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। आप देखो, आप 20 याद अगर कर लो तो यहाँ पे करोड़ है, यहाँ पे हजार है, यहाँ पे लाख है, तो याद रखना 20 करोड़ वर्ष पूर्व। उसके बाद है भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत में कोयले का सबसे ज़्यादा कौन है, तो वो है झारखंड। उसके बाद है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो सर्वोत्तम जो कोयले का प्रकार है वो है एंथ्रासाइट। सेकंड में आता है बिटुमिनस। उसके बाद आता है उसके बाद छोड़ो, फर्स्ट सेकंड याद रखना। सबसे अच्छा प्रकार ये होता है, उसके बाद ये होता है। ये दोनों में थोड़ा मुझे डाउट है, मुझे लग रहा है लिग्नाइट होता है फिर पीट होता है। आप देखो कि ये कैसे याद रखा। तो सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, उसके बाद आता है बी, मतलब ए आता है उसके बाद बी आता है ना। तो ए से एंथ्रासाइट यानी सबसे अच्छा उदाहरण है, बी से बिटुमिनस, और ये दोनों में थोड़ा सा मुझे डाउट है। उसके बाद है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई जो है वो तेल शोधन कारखाने हेतु प्रसिद्ध है। उसके बाद है 60 नंबर की भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिगबोई हो जाएगा। उसके बाद है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो वो पाया जाता है पेट्रोलियम के साथ। आप देखो हमने इतनी जल्दी अभी 20 मिनट भी नहीं हुआ ठीक से और हमने कितना कर लिया, 61 क्वेश्चंस कर लिए। तो
इसी तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना मन लगा के, तो बहुत ही अच्छा मार्क्स आपका आएगा, मुझे बिलीव है आप लोगों पे। और आई होप कि आपने यहाँ से जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, ये तो मैंने साल के स्टार्टिंग में ही करा दिया, तो सारे ही सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर को अलग अलग जो चैप्टर्स है आपके, उसके जो इम्पॉर्टेंट नोट्स होते हैं उस पर पढ़ा के भी वीडियो डाला है, ऑब्जेक्टिव भी मैं डाल रही हूँ। तो आप एकदम अपनी पढ़ाई को अच्छे से रखो। और अगर फिर भी आपको लग रही है कि नहीं मेरे पास ये चीज़ नहीं है यार, ये होता तो मैं और अच्छे से पढ़ पाती, तो अगर आपको लग रहा है कि नोट्स नहीं है या कोई चीज़ टॉपिक अच्छे से नहीं समझ में आया, तो आप डायरेक्ट कमेंट करो, मैं आपको हेल्प करूँगी, ठीक है। या फिर आप देखो मैं इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लो राग वर्मा 2226, या फिर राग इंस्टा क्लासेस पे डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे ही कमेंट कर दो, मैं हर जगह आपको रिप्लाई दूंगी, बस काम की बात होनी चाहिए। फिर है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नागल जो परियोजना है वो सतलज नदी पे अवस्थित है। उसके बाद है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा है। उसके बाद है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर बड़ौनी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो आप देखोगे यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जादूगोड़ा। यहाँ पे यूरेनियम का क्या है? ये प्रमुख उत्पादक स्थल है। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो आप देखो कि ये एशिया का पूछ रहा है, तो आप देखो 66 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि हमने पहले तारापुर तो पढ़ा है परमाणु विद्युत ऊर्जा गृह, तो आपको लगा होगा ये भारत का है, बट इसका दूसरा का, बट इसका आंसर याद रखना तारापुर ही है, जो कि भारत का भी सबसे बड़ा है और एशिया का ही मतलब सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ऊर्जा गृह है। उसके बाद है कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? तो आप देखो सौर ऊर्जा यानी सबसे ज़्यादा जहाँ पे धूप होगी वहाँ से आप सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा प्राप्त कर पाएंगे। तो आप देखोगे कि भारत में जो राजस्थान है, यहाँ पे जो धूप है वो बहुत अधिक होती है और यहाँ पे टेम्परेचर मतलब बहुत हाई होता है, जिस वजह से यहाँ पे सौर ऊर्जा का जो विकास है वो बहुत ज़्यादा इसकी संभावनाएं दिखती है। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? तो आप देखो कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा खब्बात की खाड़ी में। उसके बाद क्वेश्चन है 69 नंबर, याद रखना खब्बात की खाड़ी। 69 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड का जो झरिया क्षेत्र है ना, वहाँ पे कोयला पाया जाता है। पूरे हम क्या अगर पूरे झारखंड की बात करें तो वहाँ पे कोयला बहुत ज़्यादा इसकी खदानें हैं, तो इसीलिए कोयला याद रखना। उसके बाद है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? शेर के लिए, हिरण के लिए, या फिर बाघ के लिए, या हाथी के लिए? तो आप देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बाघ के लिए। उसके बाद है डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है किस चीज़ से? गंगा बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, दूध घाटी आंदोलन से, या साइलेंट घाटी आंदोलन से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखो नर्मदा भी लड़की का नाम होता है, ये मेघा पाटकर भी लड़की है, तो याद रखना कि ये क्या होगा? नर्मदा बचाओ। उसके बाद है 72 नंबर क्वेश्चन कि भारत में किस खनिज का अभाव है? तो आप देखोगे जो लेड होता है ना, इसका भारत पे अभाव है। इसको सीसा भी कहते हैं, वो सीसा मिरर वाला सीसा नहीं, ये वाला, जो कि आप देखोगे कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले मतलब मैगी पे केस हो गया था कि मैगी क्या करती है कि अपने प्रोडक्ट में शीशा मिलाती है, तो ये वो वाला शीशा नहीं मिलाती थी कि जिससे जो होता ना शीशा ग्लास वगैरह, वो नहीं, ये लेड की मात्रा उसमें मिलती थी। उसके बाद है सुंदरवन है, क्या है ये? कर्नाटक में है, केरल में है, पश्चिम बंगाल में है, या महाराष्ट्र में है? ये हमें बताना है। तो जो सुंदरवन है ना, ये पश्चिमी बंगाल में है। ओके। उसके बाद एक किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? महात्मा गांधी ने, संदीप पांडे ने, जिम्मरमैन ने, या किसने कहा था? तो आप देखो ये जो जिम्मरमैन है उन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, क्योंकि आप देखो जैसे अगर कोई लकड़ी फेंका हुआ है तो वो मेरे काम को आसान बना रहा है, नहीं बना रहा है, वो मेरे किसी भी काम के लायक है नहीं है, बट अगर उस लकड़ी का उपयोग करके हम चेयर बना ले, घर पर मतलब घर का कोई सामान बना ले, तब वो चीज़ हमारे काम की हो जाएगी। तो आप देखो यहाँ पे संसाधन वो था नहीं, बट हमने उसको क्या किया? संसाधन बनाया, तो इसीलिए कहते हैं संसाधन होते नहीं बनते हैं। उसके
बाद है पीतल बनाया जाता है। देखो पीतल किस चीज़ से बनाया जाता है, तांबे से बनाया जाता है कि जस्ते से, या तांबा और जस्ता मतलब किस चीज़ से बनाया जाता है। तो इसका डायरेक्ट ऐसे देख लो कि तांबा और जस्ता को जब हम दोनों को मिलाते हैं ना तो पीतल बनता है। पीतल का आप देखोगे बर्तन वगैरह यूज़ होता है, येलो येलो कलर का होता है। आप घर में पूजा वगैरह का जो बर्तन होता है ना वो, या फिर बड़ा बड़ा जो तस्तरी यानी परात जो होता है वो तांबे का हो, सॉरी क्या कहते हैं, पीतल का होता है। शादी विवाह में भी इसका जो दहेज में या फिर आप गिफ्ट कह लो, गिफ्ट अगर दिया जाता है तो उसमें पीतल के बर्तन होते हैं। एटलीस्ट भी 5 तो होंगे ही। उसके बाद है कि सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पे, चेरापूंजी में, कोच्चि में, मानसीराम में या पूर्णिया में। तो 76 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मानसीराम में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो वर्षा होती है। उसके बाद हीराकुंड बांध है कहाँ पे, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में या उड़ीसा में। तो जो हीराकुंड बांध है ना ये उड़ीसा में पड़ता है, याद रखना। उसके बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है हमारे पास न्यूयॉर्क, मॉस्को, पेरिस। तो जो ये द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन है ना ये यहाँ पे न्यूयॉर्क में हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ब्लर ब्लर अगर आ रहा है तो आई एम सॉरी, बट आप क्वालिटी बढ़ा लो, ठीक से दिखेगा। 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तारापुर परमाणु ऊर्जागृह कहाँ पे है। तो जो तारापुर परमाणु ऊर्जागृह है ना आप देखोगे कि ये कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है, एक मिनट मुझे ऑप्शन देख ले दो। पहला ऑप्शन क्या है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप देखोगे जो चंडीगढ़ है ये क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद है कि निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है, बॉक्साइट से कि अभ्रक से कि लौह अयस्क से या तांबा से। तो जो ये कोडरमा घाटी है ना ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, यानी अभ्रक से संबंधित है। उसके बाद लौह अयस्क है नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन या मानवकृत संसाधन। तो आप देख लो जो लोहा है ना ये अनवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद है कि सॉरी अरे हाँ, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित है, भारत में है कि श्रीलंका में है कि बांग्लादेश में कि कहाँ पे। तो आप देखोगे एशिया का सबसे जो पहला है निर्यात संवर्धन क्षेत्र वो भारत में है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से क्वेश्चन था ना चरक का संबंध किस देश से, तो इस तरह याद रखना इसका भी संबंध भारत से ही है और उसका भी संबंध भारत से ही था। उसके बाद है कि प्राकृतिक गैस पाया जाता है, तो ये किसके साथ पाया जाता है, तो ये खनिज तेल के साथ पाया जाता है। पेट्रोलियम भी खनिज तेल ही हुआ, तो ऑप्शन में या तो खनिज तेल रहे या तो पेट्रोलियम रहे, हम कोई भी एक ऐसा करेंगे। उसके बाद क्या क्वेश्चन था कि गोविंद, एक मिनट ऊपर चला गया, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, किस चीज़ से वो संबंधित है, रिहद बांध से, भाखड़ा नागल बांध से, हीराकुंड बांध से या नरौरा बांध से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भाखड़ा नागल बांध से ये संबंधित है, ठीक है। उसके बाद है कि सबसे घटिया कोयला है, तो एथरासाइट तो सबसे अच्छा है। उसके बाद बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट, मैंने बताया था ना उस वक्त सीक्वेंस। तो सबसे घटिया कौन हो जाएगा, पीट हो जाएगा, इसलिए पिटा रहा है देखो। उसके बाद आयुर्वेदिक का जनक किसे माना जाता है, तो आयुर्वेदिक का जो जनक है उनको चरक को माना जाता है। उसके बाद है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, रिहद बांध है, हीराकुंड बांध है, भाखड़ा नागल बांध है या नरौरा बांध। अभी हमने बताया भाखड़ा नागल बांध है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो आप देख लो कि जीवाश्म ईंधन इसमें से कौन कौन है, तो सभी ही है, कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी और पेट्रोलियम भी है। उसके बाद है कि इनमें से प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ पाया जाता है, तारापुर में, है ना। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड है। उसके बाद है मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, वो पंजाब में है कि उत्तराखंड में है कि हिमाचल प्रदेश में है कि मणिपुर में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है कि सिदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो जो सिदड़ी है ना वो किस उद्योग में है, तो उर्वरक उद्योग में ये
जाना जाता है। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में, असम में या गुजरात में? तो आप देखो गिर कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। ग से गुजरात, ग से गिर, याद रखना। उसके बाद है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये रियो डी जनेरियो में हुआ था और सेकंड न्यूयॉर्क में हुआ था। क्लियर। उसके बाद अब देखो लास्ट पेज, अब देखो कितना जल्दी जल्दी हमने इतने सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया। उसके बाद है देखो सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। ये 22 लास्ट ईयर का ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिसंकरण केंद्र कार्य कर रहे हैं? 15, 16, 18 या 20? तो आप देखो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपको बहुत कंफ्यूज करने वाले होते हैं। तो याद रखना 18 इसका सही आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर, गोदावरी पर, दामोदर पे या सतलज पे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी महानदी। उसके बाद है भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है? ऑप्शन है हमारे पास नागार्जुन सागर, कृष्णा सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर या गोविंद सागर। तो ऐसे याद रखना गोविंद दोनों में है, लेकिन ये जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है ना, ये मानव निर्मित जलाशय है, याद रखना। एक बार और ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तराखंड। नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में और क्या होता है? तो वहाँ पे सौपानी कृषि होती है यानी सीढ़ीनुमा कृषि होती है। फिर बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो आप यहाँ पर देख लो, मैं इतने जल्दी नहीं बोल रही हूँ, मेरा सांस बिल्कुल ऊपर ऊपर हो रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है। देखो 99 हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद देखिए नेपाल के साथ तो अब देखो अब वीडियो ख़त्म होने वाला है, तो आप लाइक तो कर ही दो। देखो आप लाइक करो नहीं करो, कमेंट कर दो कि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है। यहाँ पे आप देखो नेपाल के साथ भारत के किस राज्य में सबसे लंबी सीमा है? उत्तर प्रदेश, ये पश्चिम बंगाल, बिहार या झारखंड? तो आप देखोगे कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है ना, ये इसका बहुत लंबा मतलब एरिया है। हालांकि बिहार के साथ भी इसका बॉर्डर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। भारत का प्रथम निर्यात, या फिर हो सकता है बिहारी हो इसमें। देखो इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है उत्तर प्रदेश और बिहार में, क्योंकि दोनों ही पड़ोसी राज्य, बट मतलब मुझे लग रहा है कि बिहार होगा। ठीक है। बट आप देख लो ये एक बारी, वो एक क्वेश्चन मैंने और बताया था, बस 2 क्वेश्चन में मुझे डाउट है। आप एक बार गूगल करके चेक कर लो, क्योंकि ये थोड़ा सा होता है कि अलग अलग साइट्स पे अलग अलग आंसर आते हैं, तो ये आप एक बार क्लियर हो जाओ। उसके बाद भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास फाल्टा है, कांडला है, चेन्नई है, नोएडा है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कांडला हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक खनिज है? ऑप्शन से हमारे पास कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा। तो इसका सही आंसर कोयला हो जाता है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय संसाधन, यानी जिसको हम लोग फिर से नया नहीं कर सकते, वो है जल विद्युत। उसके बाद है कि भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पे हुई थी? शिलांग में, शिवसमुद्रम में, या फिर आप देखो कि ऑप्शंस में क्या है, दार्जिलिंग है या अगरतला है। तो इसका सही आंसर दार्जिलिंग हो जाएगा, याद रखना। और दार्जिलिंग चाय पत्ती की खेती के लिए भी बहुत फेमस है। उसमें 105 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भारत में ना सेकेंड टाइप जो है बिटुमिनस, इस टाइप का कोयला ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद है कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो ऑप्शन से हमारे पास रानीगंज, झरिया, धनबाद या कोरबा। तो आप देख लो कि इसका जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा रानीगंज। याद रखना रानीगंज कहाँ पे पड़ता है? तो ये बंगाल में पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखो कि हमने एक चैप्टर के 106 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आप यहाँ से अब तक कॉपी में अगर लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो सुन भी लोगे अगर 2 बार, तो आपकी जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे वीडियो रहने देते हैं, फिर कल हम इस नए चैप्टर्स के साथ और अलग अलग नए नए ऑब्जेक्टिव के साथ मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।